नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए हिंदी शिक्षण के 30 प्रश्न लेकर आया हूं। 100 टेस्टों की ये सीरीज चल रही है जिसमें आज हम पेपर नंबर 71 को हल करने वाले हैं। टारगेट है 25 प्रश्नों को सही करने का। शिक्षण विधियाँ और हिंदी व्याकरण दोनों के प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पूरे ही 30 प्रश्नों को देख करके जाना साथियों। तो पहला प्रश्न देखते हैं। नंबर 1 आपके आता है, निम्न में से किस पद में संबंध तत्पुरुष समास है। संबंध तत्पुरुष समास आपसे पूछा है, विकल्पों को देख लीजिए। दह चोर, जन्मांध, चंद्रोदय और मनमोजी। तो संबंध तत्पुरुष का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है का, के, की। तो साथियों, मन से मोजी या मन में मोजी ऐसा कुछ होगा, लेकिन का, के, की तो नहीं आएगा। जन्म से अंधा होता है, इसमें भी नहीं आ रहा है। देह का चोर नहीं होता है, देह से चोर होता है। ठीक है, देह से चोर। लेकिन चंद्रोदय का होता है, चंद्र का उदय, चांद का उदय। तो ये संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है साथियों। विकल्प नंबर आपका 3 सही रहेगा पहले क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर मित्रों। तो साथियों, प्रश्न नंबर 2 आपके आता है, निम्न में से किस विकल्प में संधि का सही प्रयोग हुआ है। उत प्लस हार उतहार, नी प्लस ऊन न्यून, वर्षा प्लस ऋतु वर्ष ऋतु, वट प्लस वृक्ष वट वृक्ष। तो साथियों, राइट आंसर देना है प्रश्न नंबर 2 में कौन से विकल्प में संधि का सही प्रयोग हुआ है। तो पहले विकल्प की अगर हम बात करें, उत प्लस हार उतहार नहीं होता है, बल्कि शब्द बनता है उद्धार। क्या बनता है साथियों? उद्धार। फिर ये गलत हो गया, नी प्लस ऊन में यहाँ पर ये जो ऊन लिखा हुआ है साथियों, ये इस प्रकार से नी प्लस ऊन इस प्रकार से होना चाहिए, छोटा वाला ऊन नहीं आता है यहाँ पर, तो ये भी गलत हो गया मित्रों। फिर वट प्लस वृक्ष, तो साथियों वट वृक्ष का संधि विच्छेद वटो प्लस वृक्ष होता है, न कि वट प्लस वृक्ष, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन वर्षा प्लस ऋतु, यहाँ पर वर्षा ठीक है, वर्षा प्लस ऋतु। तो साथियों यहाँ पर कौन सी संधि आ के बाद में असमान स्वर आ रहा है, तो यहाँ पर गुण संधि का ये उदाहरण है। और ये किस में बदलेगा? अर में बदल जाएगा। आ प्लस री किस में बदल जाता है? अर में बदल जाता है साथियों। तो यहाँ पर वर्षा प्लस ऋतु वर्षा ऋतु बिल्कुल आपका सही आंसर है मित्रों। प्रश्न नंबर 2 में तीसरा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अमीय, कीर्ति, घटिका और तेल। तो मित्रों, तत्सम नहीं है मतलब जो तद्भव है। ठीक है, ये पूछे आपसे। तो साथियों, कीर्ति एक तत्सम शब्द है, घटिका का होता घटिका भी यहाँ पर तत्सम ही है, तद्भव नहीं है ये भी। और तेल भी तत्सम ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए मित्रों, अमीय तत्सम नहीं है, बल्कि अमी तो क्या है? तद्भव है मित्रों। इसका तत्सम तो क्या होता है? अमी का अमृत। क्या होता है? अमृत इसका तत्सम शब्द होता है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही आंसर है साथियों तीसरे प्रश्न में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर, क्योंकि ये तत्सम शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से अनिमेष का अर्थ है जो धन कम खर्च करता हो, बिना पलक झपकाए किसी भी कार्य के बदले नाजायज रूप से धन लेना, और जो अधिक मात्रा में वर्षा हो। तो साथियों, अधिक मात्रा में वर्षा होती है तो उसको अतिवृष्टि कहा जाता है। किसी कार्य के बदले नाजायज रूप से धन लेना, रिश्वत लेना कहा जाता है। अनिमेष का मतलब होता है जो बिना पलक झपकाए। ठीक है, बिना पलक झपकाए रहना ही अनिमेष कहलाता है साथियों। सेकंड विकल्प आपके चौथे क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5वां क्वेश्चन, विलोम युग्म के संबंध में असत्य कथन नहीं है। ठीक है, विलोम युग्म के संबंध में असत्य कथन नहीं है। वर्तमान दीर्घकालीन, चिंता कुंठा, परमार्थ स्वार्थ, बहुधा हमेशा। तो साथियों एक बार आंसर दीजिए, फिर प्रश्न को हम समझेंगे। तो मित्रों, यहाँ आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा परमार्थ का स्वार्थ, क्योंकि पहली चीज तो है प्रश्न क्या पूछ रहा है? असत्य कथन नहीं है। तो मित्रों, बहुधा का दो
बहुधा का तो एकदा होता है, ठीक है, हमेशा नहीं होता है, तो ये तो असत्य कथन है। चिंता कुंठा ये तो एक ही बात हो गई, ये भी असत्य कथन है। वर्तमान दीर्घकालीन अल्पकालीन का होता है, ये भी असत्य है। लेकिन परमार्थ का स्वार्थ ही होता है। तीसरा विकल्प आपके राइट आंसर है 5वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। यहाँ थर्ड विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 6, नीर चुरावे संपुटी मार सहे घड़ियाल का सही अर्थ है स्वार्थी का स्वार्थ पूरा होने तक ही सीमित होता है, अपराध कोई और करे सजा किसी और को मिले, व्यर्थ का दिखावा करना और धोखाधड़ी अधिक समय तक नहीं चल पाती। तो मित्रों, नीर चुरावे संपुटी मार सहे घड़ियाल, मतलब यहाँ पर चुराने का कार्य तो कोई और कर रहा है और मार रहा है किसको जा रहा है? घड़ियाल को। अर्थात अपराध तो यहाँ कोई और कर रहा है और सजा किसी और को दी जा रही है। तो साथियों, नीर चुरावे संपुटी मार सहे घड़ियाल, इसका सही अर्थ विकल्प नंबर 2 है 6ठे क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7वां प्रश्न, कमजोर में कौन सी भाषा का उपसर्ग लगा हुआ है? उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत। बताइए, ये जो कमजोर शब्द है इसमें कम उपसर्ग लगा हुआ है, तो साथियों ये उर्दू भाषा का है। जैसे कमसिन, कमजोर, तो यहाँ पर ये जो कम शब्द है ये उर्दू भाषा का उपसर्ग होता है साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है 7वें प्रश्न में। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? पराधीन, पराजय, पराभव, पराकाष्ठा। तो परा उपसर्ग नहीं है। देखिए, परा प्लस जय पराजय, परा प्लस काष्ठा पराकाष्ठा, पराभव परा प्लस भव, तीनों में तो बिल्कुल शुद्ध रूप से परा उपसर्ग लगा हुआ है। लेकिन साथियों ये जो पराधीन शब्द है प्रथम विकल्प में, पराधीन का मतलब क्या होता है? गुलाम, ठीक है, दूसरों के अधीन रहना। तो परा प्लस अधीन नहीं होगा बल्कि पर प्लस अधीन होगा। क्या होगा? पर प्लस अधीन, दूसरों के अधीन। तो साथियों इसमें परा नहीं बल्कि इसमें पर उपसर्ग है। विकल्प नंबर 1 सही है आपके 8वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 9 की तरफ। 9वां क्वेश्चन, इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? प्रत्यय रहित, चलन, लेखक, बिटिया और विवाद। चलन, चल, इसमें अन प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें अक प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें यहाँ प्रत्यय लगा हुआ है। लेकिन विवाद, तो साथियों वी प्लस वाद होता है, तो इसमें वाद तो मूल शब्द है और वी क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है, न कि इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो मित्रों यहाँ आपका जो चौथा विकल्प है 9वें क्वेश्चन में वो सही आंसर है। क्यों है? क्योंकि ये प्रत्यय रहित शब्द है साथियों, इसमें कोई प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 10 को। 10वां क्वेश्चन मित्रों, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? प्रज्वलित, तत्वाधान, अनुग्रहित और अभिष्ट। शुद्ध वर्तनी साथियों, प्रज्वलित में देखिए ये जो प्रज्वलित नहीं होता है, प्रज्वलित होता है। यहाँ डबल जे जो आ रहा है, इसके बाद में जो ये पूरा मात्रा लगा रखी है जे के बाद में ए, तो ए नहीं होता है, ये जे डायरेक्ट वे में जुड़ा होता है। तत्वाधान में 2 बार नहीं होता है तत् तत् तत्, यहाँ पर तत्वाधान, लेकिन इसमें क्या कर रखा है? एक और आधा त और जोड़ दिया, तो ये गलत हो गया। अभिष्ट, अभी प्लस इष्ट, दीर्घ संधि से ये बड़ा हो जाएगा अभिष्ट, बड़ी की मात्रा लगेगी। अनुग्रहित बिल्कुल सही है साथियों, तीसरा विकल्प आपका सही है, इसकी शुद्ध वर्तनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। साथियों 11वां क्वेश्चन देखते हैं। मित्रों 11वां प्रश्न आपके आता है, पशुओं के चरने की भूमि राजस्थानी भाषा में कहलाती है? बीड़, फावड़ो, गोफन और चरणोत। तो साथियों पशुओं के चरने की भूमि को राजस्थानी भाषा में चरणोत कहा जाता है, जबकि बीड़ का अर्थ होता है वह भूमि
जो किसी उपयोग में न ली जाए लेकिन जहाँ पशु भी नहीं चरे, उसको कहा जाता है बीड़। विकल्प नंबर 1 सही है। 11वें प्रश्न में जहाँ घास उगती है सिर्फ, उस घास को पशुओं को नहीं चराया जाता है उस घास में। विकल्प नंबर आपका चौथा सही है 11वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। तो साथियों 12वां क्वेश्चन है, मेरा बड़ा बेटा पेरिस जा रहा है वाक्य में पदबंध है। क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध। तो मेरा बड़ा बेटा, बेटा तक यहाँ पर अंडरलाइन है। बेटा एक कौन सा शब्द है? संज्ञा शब्द है साथियों। तो फिर ये किसका उदाहरण रहेगा? संज्ञा पदबंध का उदाहरण रहेगा मित्रों। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 12 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13वां क्वेश्चन, इनमें से हंस पद का चिन्ह कौन सा है? पहला विकल्प में देख लीजिए चिन्ह को अच्छे से, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो साथियों देखिए, ये जो चिन्ह है ये तो विसर्ग का चिन्ह है। ये जो चिन्ह है ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। मित्रों यहाँ हंस पद की पूछी है, तो हंस पद का आपका जो चिन्ह है वो चौथे विकल्प में दिया हुआ है। इस प्रकार से हंस पद का चिन्ह लगाया जाता है कोई शब्द ऊपर लिखने के लिए गलत होने पर। चौथा विकल्प आपके 13वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। निम्न में से समुद्र का पर्याय शब्द नहीं है? जलधि, जलज, पारावर और वारिधि। तो साथियों समुद्र का पर्यायवाची देखिए जलज नहीं है। जलज कमल का पर्यायवाची है, समुद्र का नहीं है साथियों। बाकी पहला, तीसरा और चौथा ये तो समुद्र के पर्यायवाची है। यहाँ सेकंड विकल्प आपके 14वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? पहला चिन्ह देखिए, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो साथियों ये तो विराम चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह का उदाहरण है। ये प्रश्नवाचक का उदाहरण है। पहला या दूसरा। तो साथियों योजक चिन्ह देखिए, जैसे अपन लिखते हैं रात और दिन, तो योजक चिन्ह अपन ने यहां पे लगाया, यहां पे थोड़ी लगाया, नीचे थोड़ी लगाया साथियों। ये जो नीचे वाला है ये योजक चिन्ह नहीं, बल्कि दूसरा वाला विकल्प योजक चिन्ह है। प्रश्न नंबर 15 में सेकंड विकल्प सही रहेगा आपका। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16वां क्वेश्चन साथियों, प्रबलन कौशल के जनक हैं एच.सी. होल, वर्दीमर, एचिसन और एलन। तो साथियों प्रबलन कौशल का नाम सभी ने सुन रखा होगा। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तब भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कोई छात्र किसी प्रश्न का उत्तर दे देता है तो हम उसको कहते हैं शाबाश। तो जो शाबाश कहना है वो भी प्रबलन कौशल का ही उदाहरण है साथियों। इसके जनक एच.सी. होल को माना जाता है। हल भी यहाँ पर आ सकता है, होल की जगह एच.सी. होल या एच.सी. हल। विकल्प नंबर 1 सही है, क्योंकि इन्होंने प्रबलन से संबंधित ही सिद्धांत का प्रतिपादन किया था साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है 16वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे 17वें क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 17, इस कौशल में वर्तनी को अधिक महत्व दिया जाता है, श्रवण, लेखन, पठन और वाचन। तो साथियों वर्तनी को अधिक महत्व हम पठन, लेखन, वाचन या श्रवण किसमें देंगे? राइट आंसर है सबसे ज्यादा लेखन में महत्व दिया जाता है वर्तनी को। ठीक है, किसमें महत्व दिया जाता है साथियों? लेखन में। सेकंड विकल्प 17वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर साथियों। 18वां क्वेश्चन, बार बार रटने की विधि है व्याख्या विधि, अव्याकृति विधि, सूत्र विधि और पारायण विधि। कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है मित्रों। कैसे है कंफ्यूज करने वाला? तो देखिए बार बार रटना, अपने दिमाग में सूत्र विधि भी आ सकता है, व्याख्या भी आ सकता है, अव्याकृति भी आ सकता है, लेकिन ये नहीं आएंगे। विकल्प में आपके पारायण विधि दे रखा है। इसमें अधिक से अधिक कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता है साथियों। कंठस्थीकरण का मतलब ही क्या होता है? किसी चीज को कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना, रट लेना। तो सबसे ज्यादा बल रटने पर
पारायण विधि में दिया जाता है। फोर्थ विकल्प आपका सही है 18वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की ओर साथियों। 19वां क्वेश्चन है आपके, इकाई विधि का दोष है कौशल अविकसित करना, क्रमिकता का अभाव, प्रशिक्षण की विधि होना और शिक्षण सामग्री का बंटवारा करना। तो मित्रों, जो इकाई विधि है ये अपना आप में एक पूर्ण पाठ योजना होती है। पूर्ण मतलब सभी चीजें इसमें सम्मिलित की जाती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा दोष है क्रमिकता का अभाव। जैसे बुक में से आपने एक इकाई योजना बनाई तो अलग अलग जगह से टॉपिक उठा लिए मिलते जुलते, तो साथियों फिर क्रमिकता कहाँ पाई जाती है उसमें। इसलिए विकल्प नंबर 2 सही रहेगा, क्योंकि इकाई विधि का ये दोष है क्रमिकता का अभाव होना। आगे देखेंगे 20वां क्वेश्चन साथियों। प्रश्न नंबर 20, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण व रोचक सामग्री पढ़ने व सुनने को मिले, चार्ट अधिक से अधिक देखने को मिले। तो साथियों, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कौन सी चीज? बच्चों को आप बिल्कुल पढ़ना सिखाना चाहते हैं, कौन सी चीज कराओगे? तो मित्रों, केवल लक्ष्य भाषा सुनने का ही माहौल नहीं हो, बल्कि घर की भाषा सुनने बोलने को मिले। तो घर की भाषा से ही हम पढ़ना लिखना नहीं सीखेंगे, किंतु साथियों जो लक्ष्य भाषा है, मतलब जिस भाषा को आप पढ़ना सीखना चाहते हो, उसकी अर्थपूर्ण सामग्री और रोचक सामग्री सुनने को भी मिले और पढ़ने को मिले। तो ये पढ़ना सीखने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। यहाँ पर विकल्प नंबर 3 सही रहेगा। 20वें क्वेश्चन में ओनली तीसरा विकल्प सही है साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 की ओर, लेकिन मैं आपको बता दूं इस प्रश्न पर अगर डाउट हो तो मत करना, डाउट करने की जगह ही नहीं है। अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री आ गया ना, यहीं पे अपना काम चल गया साथियों। प्रश्न नंबर 21, और इसमें से हमें बेस्ट छांटना था, तो बेस्ट तीसरा ही है यहाँ पर। लेखन क्षमता के आकलन के लिए अभिव्यक्ति विचारों को जांचना होगा, अर्थपूर्ण वाक्यों व संदर्भों को देखना होगा, लिखावट की सफाई व स्पष्टता को देखना होगा और उपयुक्त सभी। तो साथियों देखिए, अर्थपूर्ण वाक्य और संदर्भों को तो बिल्कुल देखोगे, ये तो क्लियर कट राइट है। अभिव्यक्ति विचारों को भी जांचोगे कि उसके अभिव्यक्ति क्षमता का विकास कितना हुआ है। फिर लिखावट में सफाई तो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्पष्टता ये तो पूर्ण रूप से इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी चीज़ें लेखन क्षमता के आकलन के लिए उपयुक्त है मित्रों। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा 21 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त है? प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर और सभी स्तर। अनुकरण विधि का तो नाम वैसे भी आपने सुन रखा होगा साथियों। ये प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त मानी जाती है। किस स्तर के लिए उपयुक्त मानी जाती है? प्राथमिक स्तर के लिए। विकल्प नंबर 1 सही है आपके 22वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की ओर। कविता का मुख्य लक्षण है शब्द भंडार में वृद्धि करना, कविता का सरलार्थ बताना, उच्चारण दोषों को सुधारना और भाव व रसानुभूति करना। शब्द भंडार में वृद्धि करना तो गद्य शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य होता है। सिर्फ सरलार्थ करना ही कविता का मुख्य उद्देश्य नहीं है, बल्कि भाव और रसानुभूति करना ये सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य है कविता का साथियों। चौथा विकल्प आपका 23 में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। 24वां क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए शब्द भंडार गद्य शिक्षण है, सिर्फ सरलार्थ बताना नहीं होगा, उच्चारण के दोषों को सुधारना कविता का मुख्य लक्षण कभी भी नहीं हो सकता है। चौथा विकल्प सही है 23 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। काव्य शिक्षण में किसका महत्व अधिक होता है? विचार संश्लेषण विधि का, सस्वर वाचन का, मौन वाचन का और आदर्श वाचन का। तो साथियों काव्य शिक्षण में अधिक महत्व मौन वाचन का तो होगा ही नहीं, क्योंकि काव्य पद्य में आ जाता है। अब आदर्श वाचन या सस्वर वाचन, तो साथियों स्वर के सहित किया गया वाचन ही सस्वर वाचन कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आदर्श वाचन, एक होता है साथियों अनुकरण वाचन। ठीक है, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। तो यहाँ पर काव्य शिक्षण में
आप कह सकते हो इस प्रकार से शेष और वाचन का अधिक महत्व होता है। बहुत सी जगह देखिए आदर्श वाचन भी इसका सही आंसर दे रखा है, लेकिन शेष और वाचन में ही आदर्श वाचन आ जाता है साथियों। आदर्श वाचन अध्यापक के द्वारा किया गया वाचन होता है, इसलिए अध्यापक के महत्व को देखते हुए इन्होंने कई जगह आदर्श वाचन दे दिया है। बट काव्य शिक्षण में छात्र भी तो वाचन करते हैं साथियों, सुर ले ताल यति गति के साथ। भाई अध्यापक तो करेगा ही करेगा, इसलिए दूसरा विकल्प सही बता रहा हूँ। बाकी इस क्वेश्चन के लिए कमेंट कर सकते हो आप। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 की ओर। 25वां क्वेश्चन, किस प्रणाली में छात्रों की क्रियाशीलता बढ़ती है? सहयोग प्रणाली में, निगमन प्रणाली में, पाठ्य पुस्तक प्रणाली में, आगमन प्रणाली में? तो मित्रों, छात्रों की जो क्रियाशीलता है वो निगमन में तो बढ़ेगी नहीं, निगमन में तो क्रियाएं कम हो जाती है। पाठ्य पुस्तक में भी नहीं बढ़ती है, बल्कि आगमन में बढ़ती है, क्योंकि आगमन में क्रिया बहुत सी करनी पड़ती है। उदाहरण के माध्यम से नियम निकालना, निष्कर्ष निकालना, फिर उदाहरण से सवाल को हल करना, तो इस प्रकार से नियमों के माध्यम से। तो यहाँ पर साथियों चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 25 में। 26वां क्वेश्चन साथियों, बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठतम साधन है? मातृभाषा, राजभाषा, विदेशी भाषा और उक्त सभी। तो प्रकृति के अनुकूल, प्रकृति होती है मातृभाषा पर बल देने वाली। तो साथियों विचार विनिमय का मतलब है उसके अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उसको दूसरे तक वो प्रेषित करता है। तो इसके लिए श्रेष्ठतम संसाधन मातृभाषा को ही माना जाता है साथियों, क्योंकि मातृभाषा में हम अपने विचारों को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा 26 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 पर। 27वां क्वेश्चन, दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ जर्मनी में, अमेरिका में, ब्रिटेन में और भारत में? तो साथियों दलीय शिक्षण पद्धति का आरंभ न तो जर्मनी में, न ब्रिटेन में, न भारत में, बल्कि अमेरिका में हुआ है साथियों। डेविड वार्डिंग इसके जनक है दल शिक्षण के। सेकंड विकल्प आपके 27 में सही है। 28, व्याकरण की शिक्षा कब आरंभ करना चाहिए? बालक के स्कूल आने पर, वाचन पर अधिकार होने पर, भाषा पर अधिकार होने पर और लेखन पर अधिकार होने पर? तो साथियों व्याकरण की जो शिक्षा है वो वाचन, लेखन या बालक के स्कूल आने पर डायरेक्टली थोड़ी एक व्याकरण पढ़ा लोगे, बल्कि बच्चों का जब भाषा पर अधिकार हो जाए तब व्याकरण की शिक्षा आरंभ करना चाहिए साथियों। थर्ड विकल्प 28 में आपका सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 29 पर। 29वां क्वेश्चन, व्याख्यान विधि का अन्य नाम है आगमन विधि, निगमन विधि, प्रवचन विधि और भाषा प्रयोगशाला विधि। तो व्याख्यान विधि को आप आगमन विधि के नाम से तो जानते ही नहीं हो, निगमन विधि भी आगमन के विपरीत है, लेकिन व्याख्यान के नाम से नहीं जानते। इसको भाषा प्रयोगशाला भी नहीं कहते, बल्कि इसको प्रवचन विधि कहा जाता है साथियों। थर्ड विकल्प सही है, व्याख्यान विधि को प्रवचन विधि के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे 30वें और अंतिम प्रश्न पर। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूले साथियों। वैसे डाउट नहीं होना चाहिए किसी प्रश्न पर, अच्छे से मैंने बताने की पूरी कोशिश की है, फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। 30वां क्वेश्चन, काठिन्य निवारण पर विशेष बल दिया जाता है नाटक शिक्षण में, गद्य शिक्षण में, पद्य शिक्षण में और व्याकरण शिक्षण में? तो साथियों क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। काठिन्य निवारण पर विशेष बल गद्य शिक्षण में दिया जाता है, पद्य में नहीं दिया जाता, गद्य में। कहानी है, निबंध है, इन चीज़ों में। विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न नंबर 30 में। तो ये हिंदी का मॉडल पेपर हमने किया है साथियों। आशा है आपको इससे बहुत सहायता मिली होगी अपनी तैयारी को जांचने परखने में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का।